यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन इन छोटे चुनावों के लिए राज्य के कई जिलों में बड़ी हिंसा भड़क गई। केवल डंडे और पत्थर नहीं, गोलियां तक चली। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें यूपी के सीतापुर से सामने आई, जहां दो उम्मीदवारों के समर्थक आपस में बीच सड़क पर गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस वाले हालात संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। लोग कुछ समझ पाते और पांव पीछे खींचते इससे पहले ही कुछ और गोलियां चलने लगी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। गाड़ी में बैठे कुछ लोगों को भीड़ मारने पर तुली दिखी। हर तरफ लोग भागते दौड़ते दिखने लगे। कार पर ईंट फेंककर दौड़ रहे एक आदमी को देखते ही पुलिस वाले उसकी तरफ दौड़ने लगे, लेकिन तभी फिर से गोली की आवाज सुनाई दी। पुलिस वाले थोड़े चौकस हुए और उस तरफ देखने लगे जहां से आवाज आई थी, लेकिन तभी कुछ और गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। पुलिस वालों ने अपने कदम पीछे खींच लिए और सड़क पर जमा भीड़ छट गई। एक आदमी जख्मी होकर सड़क पर ही गिरा हुआ दिखा। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले सड़क पर धुआं दिखने लगा। लोगों को शक हुआ कि सामने दिख रही गाड़ी में बैठे लोग गोली चलाकर भाग रहे हैं। उनकी तरफ भीड़ दौड़ने लगी तो फिर गोली चल गई। सड़क पर गोलियों के खोखे बिखरे दिखाई देने लगे। लेकिन ऐसा हंगामा केवल सीतापुर में नहीं, बल्कि यूपी के कई जिलों में हुआ। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में भी हिंसा भड़क गई और भीड़ को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। लाठियां लेकर पुलिस वाले भीड़ की तरफ दौड़ने लगे। जो हाथ आया उसे लाठी मिली और जो बच गया वो सड़क के दूसरी ओर पहुंच गया। ये भीड़ पुलिस की कार्रवाई से पहले कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर चुकी थी और पुलिस की कार्रवाई शुरू होते ही भीड़ सड़क के दूसरी ओर जमा होकर पथराव करने लगी। लाल टोपी लगाए लड़के पुलिस वालों की तरफ पत्थर उछालते रहे। कुछ पुलिस वाले पीछे खड़े रहे और कुछ आगे जाकर पत्थर का जवाब पत्थर से देने लगे। थोड़ी ही देर में पुलिस ने एक्शन की तैयारी कर ली और एक साथ पुलिस वाले भीड़ की तरफ दौड़ पड़े। इससे पहले भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। टूटी हुई गाड़ियों की तस्वीरें हैरान करने वाली थीं। गाड़ियों के शीशे बुरी तरह टूटे दिखे और गाड़ियों के अंदर ईंटों के बड़े बड़े टुकड़े तक पड़े दिखे। बताया गया कि इन्हीं ईंटों से गाड़ियों पर हमला किया गया था। यहाँ तक कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त गाड़ी में एक महिला उम्मीदवार भी मौजूद थी। गाड़ी में भाभी बैठी हुई थी, खड़ा खड़ा ईंटा चला रहे थे। शासन को पत्थर लग रहा, आम जनता को लग रहा, भाभी को लग रहा, सब कुछ चोट लगा। दो उम्मीदवारों के समर्थकों के भिड़ने की घटना जौनपुर में भी हुई, जहां जमकर तोड़फोड़ हुई। कई गाड़ियों को भीड़ ने न केवल तोड़ा बल्कि एक गाड़ी तो पलटी हुई भी दिखी। वहीं यूपी के बहराइच में भी पुलिस के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और पुलिस वालों पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए। ब्लॉक चेयरमैन के नामांकन के केंद्र पर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ जबरन केंद्र के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में पुलिस वालों से उनकी धक्का मुक्की शुरू हो गई। जब पुलिस वालों पर भीड़ भारी पड़ती दिखने लगी तो पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। हंगामा करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। जो पुलिस के हत्थे चढ़ा उसकी पुलिस वालों ने खूब पिटाई की। यूपी के पीलीभीत में भी दो पार्टियों के समर्थक आपस में झगड़ पड़े। एक दूसरे से दोनों पक्षों की धक्का मुक्की शुरू ही हुई थी कि पुलिस ने फौरन हालात संभाल लिए और दोनों को अलग कर दिया। तनाव को देखते हुए पुलिस की भारी तैनाती की गई। हालांकि हिंसा और हंगामे के आरोप समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर ही लगे, लेकिन हिंसा की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। और खुद अखिलेश यादव ने एक वीडियो रीट्वीट किया जिसमें एक आदमी एक महिला की साड़ी खींचता हुआ दिखा। बताया जा रहा है कि इस महिला ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव पेश किया था। अखिलेश यादव ने बदसलूकी करने वालों को कौरव और इस महिला को द्रौपदी कहने में देर नहीं लगाई। एक वीडियो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने भी सोशल मीडिया पर डाला। वीडियो में पुलिस वालों से धक्का मुक्की के बाद एक आदमी आराम से टहलता हुआ दिखा, जिसके पास पिस्तौल साफ दिखाई दी। जूही सिंह ने अपने ट्वीट में तमंचा रखने वाले अपराधियों का साथ देने का आरोप यूपी पुलिस पर लगा दिया। हालांकि पुलिस का दावा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने भी गड़बड़ियां की हैं उनके विरुद्ध आवश्यक और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कई जिलों में पर्चा फाड़ने की घटनाएं भी हुई, जिनमें बदायूं जिले की घटना का वीडियो भी सामने आया। पुलिस के सामने ही दो लोगों में छीना झपटी हुई, जिसमें एक आदमी के हाथ में मौजूद पर्चा फाड़ दिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि यूपी में हर 5 साल पर हम लोकतंत्र के नाम पर ऐसी ही गुंडागर्दी देखते हैं, क्योंकि वहां मान लिया गया है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव दबंगई से ही जीता जा सकता है, जिसके लिए बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को
अगवा करने से लेकर उनकी मौज मस्ती पर पैसे लुटाने की घटनाएं तो हम पहले ही देख चुके हैं, और अब नामांकन की बारी आई तो ब्लॉक प्रमुख पद के दावेदारों और उनके समर्थकों में खुली जंग छिड़ गई। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से जूझ रहे लोगों पर एक बार फिर से भारी बारिश का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग ने राज्य के 12 से ज्यादा जिलों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग का यह अलर्ट ऐसे समय में आया है जब बिहार के कई जिलों में लोग बाढ़ की वजह से रोजाना नई नई परेशानियां झेल रहे हैं। बेतिया में तो रात से हो रही बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो गए और कलेक्टर के घर में पानी जमा हो गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वो कोई झील हो। यही हाल शहर के कई और अधिकारियों के आवास का भी हुआ। यहां तक कि इस आसमानी आफत से अस्पताल भी नहीं बचा। बेतिया में लगातार बारिश की वजह से पंडई नदी डराने लगी है। उसका जलस्तर इतना तेजी से बढ़ रहा है कि गांवों को बचाने के लिए किए गए इंतजाम कम लगने लगे। कहीं नदी का पानी कटाव रोकने के लिए रखे गए रेत के बोरे बहा ले गया, तो कहीं पुल टूट गया, जिस पर नदी का पानी ऐसा बहने लगा मानो वो सब कुछ अपने अंदर समा लेगा। कई गांव तो अभी से कट चुके हैं। परेशानी की बात तो यह है कि बेतिया और उसके आसपास के जिलों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई और लोगों से खास तौर पर कहा गया है कि वो अगले कुछ दिनों तक घर से ना निकलें, क्योंकि आसमान से केवल पानी ही नहीं बिजली भी गिर सकती है। बेतिया से मिलते जुलते हालात बगहा में भी हैं। वहां के कुछ इलाकों के लोगों को मसान नदी ने परेशान कर रखा है, तो लगातार बारिश के बाद सुखावड़ा नदी भी रौद्र रूप दिखाने लगी और उसका पानी बगहा के कई गांवों में ऐसा घुसा कि लोगों के घर डूब गए। क्या सड़क और क्या खेत, जिस तरफ देखो समंदर जैसी दिखने वाली तस्वीरें थी। लोग कमर तक भरे पानी में चलने और तेज धार के बीच जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हो गए। चारों ओर पानी ही पानी, लेकिन किसी की प्यास नहीं बुझा सकता था। इस वजह से पीने के पानी के लिए एक महिला बाढ़ में डूबा हैंडपंप चलाती दिखी। बगहा में पिछली बार भी बाढ़ ने ऐसा ही तांडव किया था और इस बार भी वही हाल है, जिससे लोग नाराज दिखे। पानी में चालू समय घेराल बानी आप पुछलो पानी में ना कोई देखे, अब किलो पानी में पहले देखे है। हाजीपुर में भी गंडक नदी का पानी तबाही ला सकता है। वहां पानी खतरे के निशान के ऊपर है और कई इलाकों में किए गए सरकारी इंतजामों को मुंह चढ़ा रहा है, क्योंकि बांध के कटाव रोकने के लिए रखी गई रेत की बोरियां तिनके की तरह बह गईं। डर इस बात का है कि कहीं बांध टूट न जाए। हम हाल में नहीं आया, कटाव ऐसा है। कटाव होने से आप लोग को डर भी है क्या? बहुत डर है। इस बांध के जगह जगह पर कमजोर होने की वजह से लोगों की नींद उड़ी हुई है, जबकि प्रशासन की दलील है कि वो हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। नदियों का बढ़ता पानी रोजाना लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। मधुबनी में तो नेपाल से आने वाली 3 नदियां अपने साथ तबाही लेकर आईं और कोसी नहर प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही पुलिया अपने साथ बहा ले गई, जिसकी वजह से कुछ गांव कट गए और लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ा। जिन्हें तैरना आता था वो तैर कर गए और जिन्हें नहीं आता था वो रस्सी पकड़कर किनारे पहुंचे। मधुबनी में गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। सड़क का कहीं नामो निशान तक नहीं है। ऐसे में जिन लोगों की शादी है उनके पास नाव ही आखिरी सहारा बचा, क्योंकि दूल्हा घोड़ी पर नहीं बल्कि नाव पर आया और शादी के बाद वो अपनी दुल्हन उसी नाव से ले गया। बिहार में कई जिले ऐसे हैं जहां के गांवों के लोग बाढ़ में बेघर हो चुके हैं। पूर्णिया में तो लोगों ने अपने हाथों से अपना घर तोड़ दिया और बंजारों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद इन लोगों की मुश्किलें यहीं खत्म होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अनुमान है कि अगले 48 घंटे बिहार पर भारी हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटे में राज्य के कई जिलों में न केवल तेज बारिश हो सकती है बल्कि बिजली भी गिर सकती है। जिन जिलों पर सबसे ज्यादा खतरा है उनमें कटिहार, अररिया, पूर्णिया, पटना और गया जैसे जिले शामिल हैं। राज्य के 7 जिलों में तो पहले से ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है, जिसका मतलब यह है कि लोगों को खराब मौसम के लिए तैयार रहना होगा। मौसम विभाग का कहना है कि रात से मौसम में काफी बदलाव आया है। कुछ जिलों में तो बारिश शुरू भी हो चुकी है, जिनमें मोतिहारी और बगहा शामिल है। मोतिहारी में 107 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि बगहा में 66 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सौभाग्य की एक बात यह कि नेपाल में सामान्य बारिश हो तो भी बिहार डूब जाता है, जबकि इस बार तो मानसून के पहले महीने में नेपाल में औसत से 1.5 गुना और बिहार में लगभग 2 गुना बारिश हुई, जिसका कहर अब लोग भुगत रहे हैं। और अब शहरों पर भी संकट है, क्योंकि नदियों के उफान की वजह से नालों का पानी वहां जा नहीं सकता, जिससे जल भराव की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां हर की पैड़ी पर हुक्का पीने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि जब वहां मौजूद लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो वो उनसे बहस करने लगे, जिस पर विवाद काफी बढ़ गया और फिर वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनका हुक्का छीनकर फेंक दिया। इसके बाद उन लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी गई।
हंगामा इतना बढ़ गया कि उसे रोकने के लिए वहां पुलिस को आना पड़ा। जिन लोगों पर हुक्का पीने का आरोप लगा था उन्हें पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई। एक आरोपी को तो इतना पीटा गया कि उसकी शर्ट तक फट गई। जैसी पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने तत्काल वैधानिक कार्रवाई करी है। बताया गया कि ये सभी 6 लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि वैसे तो हम लोग आस्था की दुहाई देकर बवाल मचा देते हैं, लेकिन खुद भूल जाते हैं कि हरिद्वार कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, बल्कि ये देश के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में एक है, जहां दुनिया में आस्था का सबसे बड़ा मेला कुंभ अभी 2 महीने पहले ही आयोजित हुआ था। लेकिन हम में कुछ सिर फिरे हर की पैड़ी से जुड़ी आस्था को भी ठेस लगाने से बाज नहीं आ रहे, जो महामारी से भी ज्यादा बड़ा सिरदर्द बन गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने 24 घंटे के अंदर 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट है कि सुरक्षा बल ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया। 2 कुलगाम में ढेर कर दिए गए और 2 आतंकियों को पुलवामा में मारा गया। बताया गया कि जो 2 दहशतगर्द कुलगाम में मारे गए वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। एक दिन पहले सुरक्षा बल ने आतंकियों से हुई एक मुठभेड़ में हिज्ब के टॉप कमांडर मिराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद को ढेर किया था। 24 घंटा में 5 टेररिस्ट मारे गए हैं। हम लोग काफ़ी अलर्ट है, तो हमारी पुलिस, सीएपीएफ, आर्मी हर एक अलर्ट है। हैदराबाद से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां सड़क किनारे लगी एक भारी भरकम होर्डिंग नीचे से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार पर ही गिर पड़ी। हादसे के वक्त वहां तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। ऐसे में जब वो मोटरसाइकिल सवार जोड़ा आगे बढ़ा, वहां मौजूद एक बड़ी सी होर्डिंग सीधा उनके ही ऊपर गिर पड़ी। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें तेज बारिश के बीच कई लोग सड़क से गुजरते दिखाई दिए। तेज हवाओं की वजह से सड़क के किनारे लगी होर्डिंग भी एक तरफ को झुकी नजर आई। इसी बीच मोटरसाइकिल सवार दंपति वहां पहुंचे और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते, होर्डिंग भर-भरा कर उनके ऊपर ही गिर पड़ी। हालांकि इस खतरनाक हादसे में दोनों की जान बच गई और उन्हें मामूली चोटें ही आईं। सौभाग्य की एक बात है कि शहरों में होर्डिंग कई साल से हम सबके सिर पर मौत बनकर खड़ी है, जिनकी निगरानी रखने की जिम्मेदारी शहरों के प्रशासन या नगर निगमों की है, जो बिना मंजूरी वाली होर्डिंग के सामने बेबस है, क्योंकि ऐसी ज्यादातर होर्डिंग गैर कानूनी रूप से नेताओं की खुशाबंद में लगाई जाती हैं, जिन्हें लगाने वालों को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि होर्डिंग तेज हवा और बारिश झेल पाएगी या नहीं। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। न्यूज़ 18 के अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट है कि परमानेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट ने ट्विटर को राहत देने से इनकार कर दिया और केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि अगर उसे किसी नियम का उल्लंघन होता दिखे तो वो भारतीय कानून के तहत ट्विटर पर कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले ट्विटर ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन परमानेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति के लिए उसे 8 हफ्ते का वक्त चाहिए। साथ ही ट्विटर की तरफ से कोर्ट को यह भी बताया गया कि वो भारत में सोशल मीडिया के नए नियमों का पूरी तरह पालन करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हाई कोर्ट ने ट्विटर को अधिकारी की नियुक्ति के लिए 8 हफ्ते का वक्त देने से साफ इनकार कर दिया और अधिकारी की नियुक्ति के लिए ट्विटर को 2 हफ्ते का समय दिया। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि अगर वो चाहे तो ट्विटर के हलफनामे पर अगले 3-4 दिन के अंदर जवाब दाखिल कर सकती है। वहीं पदभार संभालने के बाद नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी 2 टूक शब्दों में कहा कि मैं ट्विटर को भारतीय कानून का पालन करने की नसीहत दी। ट्विटर को लेकर क्योंकि डेडलाइन निकल गई, कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देश के कानून को सबको फॉलो करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबतों की वजह बन गई। मॉनसून के फिर से एक्टिव होने के साथ ही वहां लगातार कई घंटे जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के निचले इलाके तालाब में तब्दील हो गए। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक रेड़ी वाले के ठेले का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दिया, उसके पहिए पानी में पूरी तरह डूबे नजर आए। सड़कों की हालत भी ऐसी हो गई कि पहली नजर में कोई भी उन्हें नदी समझने की भूल कर बैठे। घुटनों तक पानी भरने से लोगों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। मोटरसाइकिल और स्कूटर वाले तो रास्ते में ही फंस गए। सामने आई तस्वीर में एक स्कूटर वाला पानी में अपना स्कूटर घसीटता नजर आया। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। कईयों के यहाँ तो रहने और सोने की भी जगह नहीं बची। हमारे घर में पानी घुस गया है, सोने की जगह नहीं, बच्चे बेचारे बाहर खड़े हैं। शहर की इस हालत से भड़के लोगों ने नगर निगम को जमकर कोसा और उस पर पहले से कोई तैयारी नहीं करने के आरोप लगाए। हमारे हर साल ऐसे ही होते हैं, ना कोई नगर सेवक आते नहीं, देखते नहीं। मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ दिन तक और बारिश होने का अनुमान जता दिया। महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होने की भी संभावना है। इससे साफ है कि वहां के लोगों को आने वाले कुछ और दिनों तक बारिश और उससे होने वाली मुश्किलों से जूझना पड़ सकता है।
सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में विदर्भ का इलाका सूखे की चपेट में अक्सर आता रहा है और वहां पिछले हफ्ते गर्मी और उमस ने लोगों की बेचैनी और चिंता दोनों बढ़ा दी थी, जिससे मूसलाधार बारिश ने राहत दी। लेकिन वही बारिश आफत भी बन गई, क्योंकि इतना पानी समेटने की क्षमता वहां के नाले नालियों में नहीं था और अभी 48 घंटे तक नागपुर और आसपास के लोगों को पानी की परेशानी से छुटकारा मिलने की उम्मीद नहीं है। राजस्थान के टोंक में हैरान कर देने वाली एक घटना हुई। वहां के सोनवा गांव में सरकारी चारागाह की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची तो लोगों ने इतना तमाशा किया कि 1 इंच जमीन तक खाली नहीं हो पाई और उन्हें बैरंग लौटना पड़ा, क्योंकि जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, चारागाह की जमीन पर बसे लोगों ने हाय तौबा मचा दी। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी मैदान मार लिया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को ही अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए। इसके बाद जैसे ही कैमरा घुमा, कुछ महिलाएं दूर पानी की टंकी पर डेरा डाले नजर आईं। ये देखकर पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लाख कहने के बाद भी महिलाएं नीचे नहीं उतरी। थक हार कर पुलिस वाले सड़क किनारे शांति से खड़े हो गए। जो एक आध अवैध निर्माण गिराए भी गए, उन्हें देखकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपनी गरीबी का रोना शुरू कर दिया। गरीबों की रक्षा करो। लोगों की मांग है कि पहले प्रशासन उन्हें रहने की कोई नई जगह दे, तब उनके घर पर बुलडोजर चलाए। प्रशासन ये ऐसा कहता है कि उठ के भग जाओ फुटबॉल की तरह, कल आया और आज भग जाओ। वहीं प्रशासन ने दो टूक कहा कि जमीन तो खाली होकर ही रहेगी। अतिक्रमण अवैध रूप से है, सरकारी भूमि पे चरागाह भूमि है जिसपे हटाया जाना अति आवश्यक है। असल में इलाके में सरकार का एक प्रोजेक्ट बनाने का प्लान है, इसलिए प्रशासन की तरफ से वहां अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सौभाग्य की एक बात है कि सरकारी और सार्वजनिक जगहों से अतिक्रमण हटाने का प्रशासन को तो होश भी तभी आता है जब टोंक जिले की तरह पानी सिर के ऊपर चला जाए, जहां चारागाह की जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया और अब अदालत की अवमानना से बचने के लिए प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो वहां घर बना चुके लोगों ने दूसरी जगह जमीन देने की शर्त रख दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े एक बैंक लूट की घटना हुई, जिसमें 6 बदमाश हथियारों की नोक पर बैंक से करीब 6,80,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। इस वारदात को बैंक के पास खड़े एक आदमी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें साफ दिखा कि कुछ बदमाश बैंक लूटकर बाहर निकले। उनके हाथों में हथियार थे। पहले 2, फिर उनके बाकी साथी बैंक से बाहर आए। बैंक में लूट की इस वारदात की जानकारी तुरंत आसपास के लोगों को हो गई। लोगों ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उनके हाथों में हथियारों को देखकर वो रुक गए। इसके बाद वो उन लुटेरों को ललकारने लगे। इतने में एक बदमाश ने भीड़ पर फायरिंग कर दी। वहां खड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए दुकानों के पीछे छिप गए। गोली चलाने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए, जिसके बाद कुछ लोगों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन आरोपी उनके हाथ नहीं आए। वारदात के बाद इलाके के कुछ लोग बैंक के अंदर दाखिल हुए और खौफ से भरे लोगों का हालचाल जाना। सौभाग्य की एक बात है कि मुजफ्फरपुर पुलिस को अब बैंकों की सुरक्षा के बारे में गंभीरता से सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पिछले साल के लॉकडाउन के बाद से कम आधा दर्जन बैंकों में लूट की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें एक निजी बैंक से करीब 50 लाख की लूट भी शामिल है, जिसमें पुलिस किसी को पकड़ भी नहीं पाई और लुटेरों ने एक और बैंक लूट लिया। मैदानी इलाकों में पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी से पीछा छुड़ाने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे उन जगहों पर भारी भीड़ देखी जा रही है जो कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे सकती है और एक बार फिर लोगों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। लेकिन इससे बेपरवाह लोग घूमने फिरने के लिए लगातार बाहर निकल रहे हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल से भी सामने आई, जहां नैनी झील के आसपास पर्यटकों का जमावड़ा दिखाई दिया। लोग झील में नाव के जरिए सैर सपाटा करने के लिए बेचैन दिखे। वहां के बाजार भी लोगों से खचाखच भरे दिखे, लेकिन उन लोगों के दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि उनका अभी का मनोरंजन बाद में उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। उनमें कई लोगों ने मास्क की जगह अपनी जेब में बना रखी थी और वो फासले का ध्यान रखे बगैर घूमते नजर आए। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। रोजाना के रूटीन से छुटकारा पाने के लिए लोग धर्मशाला घूमने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में कईयों ने मास्क की भी छुट्टी कर दी। ये क्या पहन रखा है आपने? मास्क है जी। इसको मास्क कहते हैं? हाँ जी। ये कैसा पहन रखा है आपने? पूरा नहीं पहना है? पूरा ही है जी। सिर्फ धर्मशाला ही नहीं, मनाली और दूसरी जगहों पर भी हालात ऐसे ही हैं, जिस पर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा 308 जो है वो चालान यहाँ पर कोविड-19 के काटे गए, जिसमें 3 लाख के करीब जो है जुर्माना भी यहाँ पर वसूला जा रहा है। कोरोना संकट में घूमने फिरने की जगहों पर सैलानियों की भारी भीड़ जुटने पर पर्यटन मंत्री ने भरोसा दिया कि वो हालात की समीक्षा करेंगे। जिस तरह से लोग जा रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट पे, ये कोरोना के लिए खतरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल एक बार रिव्यू करने के बाद बताऊँ।
हालात तो लगभग हर जगह एक जैसे ही नजर आए। मास्क के नाम पर दिखावा और तय दूरी बनाने के नियम से तौबा। सौभाग्य की एक बात है कि हम लोग गजब के झाइल और ढीठ हैं जो सैर सपाटे में ये भूल गए हैं कि खुद ठीक होने पर भी मास्क लगाना जरूरी है ताकि आसपास मौजूद किसी बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज से खुद को बचा सकें। लेकिन हम सब अगर खुद को बचाना ही भूल गए हैं तो फिर हमें ये क्यों याद रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और उत्तराखंड में अभी कोरोना कर्फ्यू भी है, जिसे तोड़ने पर महामारी से तो शायद हम बच भी जाएं, लेकिन हमारी मनमानी कानून के पचड़े में तो फंसा ही देगी। राजस्थान के जोधपुर में कुछ टीचरों ने उन इलाकों के बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाने की मुहिम शुरू की जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या की वजह से बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे। इस अभियान को आओ घर से सीखें नाम दिया गया, जिसके तहत टीचरों की एक टीम झुलसा देने वाली गर्मी में ऊंटों पर बैठकर एक ऐसे गांव में जाती दिखी जो रेत के बीचों बीच बसा है और वहां जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। एक तस्वीर में ये टीचर रेत से घिरे इस इलाके में कुछ बच्चों को एक पेड़ के नीचे पढ़ाते नजर आए। बच्चे भी स्पेशल क्लास का पूरा फायदा उठाते दिखे। आओ घर से सीखें अभियान के तहत घर घर जाकर ऊँटों पर उनको पढ़ाया जा रहा है। ये सभी बच्चे टीचरों के इस कदम से काफी खुश तो दिखे ही, साथ ही उन्होंने इनके जज्बे को भी सलाम किया। ये नेटवर्क नहीं पकड़ता है इसलिए गुरुजी ऊँट पर सवार होके आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को पढ़ाने के बाद ये टीचर रेगिस्तान के इस इलाके से ऊंटों पर बैठकर अपने घर लौट गए। बताया गया कि ये उनका रोज का काम है। सौभाग्य की एक बात यह कि पिछले 1.25 साल से स्कूल बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई मोबाइल नेटवर्क के भरोसे है जो दूर दराज के गांवों में अक्सर गायब ही रहता है। लिहाजा राजस्थान सरकार ने बच्चों के घरों के पास टीचरों को भेजने का फैसला किया तो कुछ शिक्षकों ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए ऊंट का सहारा लिया, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर जैसे रेतीले इलाकों में बसे गांव तक जाने के लिए सड़कें भी नहीं। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि बगैर इजाजत के मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों का इस्तेमाल करने वाले सुल्ली डील ऐप के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। असल में पिछले हफ्ते कई लोगों ने ट्विटर पर इस ऐप के बारे में कड़ी आपत्ति जताई थी। फिर पुलिस को जानकारी मिली थी कि गिटहब नाम के होस्टिंग प्लेटफॉर्म की मदद से सुल्ली डील ऐप को बनाया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें चुराकर इस ऐप पर लगाई गई और उनकी नीलामी की बात कही। अब पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी और गिटहब को भी नोटिस जारी कर दिया।